तो मित्रों, नागरिकता क्या है और नागरिकता यानी सिटीजनशिप, और फिर सिटीजन क्या है यानी कि नागरिक क्या है। तो देखिए, नागरिकता जो आज का अपना टॉपिक है, इसमें से जैसे कोई भी देश है, तो कोई देश में भाई कोई व्यक्ति हो सकता है। तो वो व्यक्ति किस तरह का हो सकता है? या तो वो नागरिक हो सकता है, या वो विदेशी हो सकता है, या फिर वो राज्य विहीन व्यक्ति हो सकता है। मतलब कि कोई भी अगर देश है तो तीन तरह के लोग हो सकते हैं वहाँ पे: नागरिक, विदेशी, या फिर राज्य विहीन व्यक्ति। राज्य विहीन व्यक्ति का मतलब वो जो कि कहीं का भी नागरिक नहीं है, कोई देश उसे स्वीकार नहीं करता कि ये मेरे यहाँ का नागरिक है, तो ये हो सकता है। तो यहाँ पर जो नागरिक है वो क्या है? तो नागरिक वो व्यक्ति है जिसको उस देश में सबसे ज़्यादा अधिकार मिलते हैं, मैक्सिमम। अब अधिकारों का सबसे ज़्यादा क्यों? क्योंकि अगर कोई विदेशी व्यक्ति है तब भी कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, संविधान जो होता है, वो उसको कुछ ना कुछ अधिकार देता है। इसके बाद जो राज्य विहीन व्यक्ति है, उसके किस तरह से अधिकार, अधिकार का मतलब ये है कि उसके साथ क्या व्यवहार किया जाए। अब जैसे नागरिक है तो नागरिक के लिए दूसरे व्यवहार हो सकते हैं, विदेशी के लिए दूसरे व्यवहार हो सकते हैं, और जो राज्य विहीन व्यक्ति है उसके लिए दूसरे व्यवहार हो सकते हैं। तो वही आज का अपना टॉपिक है, नागरिकता। ठीक है। तो भारतीय संविधान में जो नागरिकता है, आप जानते हैं कि भाग 2 में नागरिकता को रखा गया है। और भाग 2 में अनुच्छेदों की बात करें यदि फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक इसका प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान है। और इसके साथ साथ देखिए, हम आज के ही उसमें कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे CAA। ठीक है, ये जो काफ़ी चर्चा का विषय रहा है, तो CAA को भी पढ़ेंगे कि ये क्या है और इसमें से कुछ समस्याएं क्यों थी, तो वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। बाकी इसका जो कि आप जान ही रहे हैं कि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, घटना चक्र पॉइंटर डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी का। तो इससे संबंधित जो अन्य चीज़ें रहेंगी वो भी हम आपको आज ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो सबसे पहले जो नागरिकता देने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था, वो अधिनियम शुरुआती बनाया गया था फ्रेंड्स 1955 में बनाया गया था, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। अब देखिए, इसी 1955 वाले में बार बार हमने क्या, अभी जो CAA आया, मतलब कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में आया है, क्या इसके पहले क्या अमेंडमेंट एक्ट नहीं हुए हैं? बहुत सारे अमेंडमेंट हमने 1955 में किए, 1955 का जो अधिनियम था इसमें किए हैं। जैसे अगर हम शुरुआती से ही बात करें तो हमने इसमें से 1986 में, 92 में, 2003 में, 2005 में, 2016 में, 15 में, 16 में नहीं, 15 में, इसके साथ साथ में 2019 में। तो ये हमने सिटीजनशिप एक्ट में क्या किए हैं कि बार बार संशोधन किया है। तो इसमें से CAA जो है वो अभी का काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, तो उसका कंटेंट भी थोड़ा सा हम देखेंगे। तो चलिए, अब इसके हिसाब से हम शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान में प्रदान जो नागरिकता है वो कैसी है? एकल नागरिकता है। अब देखिए, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन से हमने नागरिकता का प्रावधान लिया है और ब्रिटेन में एकल नागरिकता है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें अमेरिका की, USA के, तो USA में क्या है कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का ऐसा भी प्रावधान वहाँ है कि एक तो व्यक्ति को राज्य का सर्टिफिकेट मिलता है और एक मिलता है उसके अपने USA का होने का। जैसे अगर हम भारत में बात करें, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यूपी का है, तो उसे एक अगर यूपी की नागरिकता दे दी जाए और फिर एक भारत की नागरिकता दे दी जाए, तो ये दोहरी नागरिकता हो गई। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई असम का है, तो एक असम की नागरिकता मिल जाए, दूसरी भारत की, तो ये दोहरी नागरिकता। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सिर्फ एक नागरिकता की क्या है, हम सिर्फ भारतीय हैं। तो इस प्रकार से देखें कि हमें एकल नागरिकता यहाँ पर हमने ली है, और ये हमने जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से हमने क्या कर लिया है, इसको अडॉप्ट कर लिया है एक प्रकार से। अब देखिए, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है कैसे? भारतीय नागरिकता जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, और किसी भूमि के सम्मिलन द्वारा। तो इस प्रकार से अगर मैं आपको पूरी तरह बताना चाहूँ तो मैं आपको ये कहूँगा कि भारतीय जो नागरिकता है वो मुख्यतः 5 तरह से प्राप्त की जा सकती है। 5 तरह में से जो पहला इसका प्रावधान है फ्रेंड्स, वो है जन्म से। ठीक है, कैसे? जन्म से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जन्म का मतलब ये है कि 26 जनवरी 1950 या फिर इसके बाद अगर कोई व्यक्ति भारत में पैदा होता है तो वो भारतीय नागरिक होगा। अब देखिए, यहाँ पर जो मैंने बात कही आपको, क्या कही कि कोई भी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा होता है भारत में, तो वो भारत का नागरिक होगा। इसका मतलब ये है
कि कोई व्यक्ति अगर बाहर से आके यहाँ अपने बच्चे को जन्म देता है तो वो भारत का नागरिक होगा, बिल्कुल ये बात सही है। अब देखिए इसमें से क्या प्रावधान था, तो ये वाला प्रावधान जो फ्रेंड्स चलता रहा, तो हमने 1955 में बनाया, 1955 में जो एक्ट बनाया और उस एक्ट में हमने शुरुआती यही प्रावधान लिख दिया उसमें। तो क्या हुआ कि कोई भी बाहर से व्यक्ति आता था और अगर यहाँ पर बच्चे का जन्म होता है तो वो यहीं का नागरिक हो जाता था। लेकिन हमने 1986 में इसमें अमेंडमेंट किया, ठीक है, जो हमारा नागरिकता अधिनियम था 1955 वाला, इसमें हमने क्या किया, अमेंडमेंट किया 1986 में, और हमने फिर ये किया, कहा कि उसी मतलब वही बच्चा यहाँ का नागरिक होगा जिसके माता पिता में से कोई वो मतलब माता पिता क्या हो, यहाँ के नागरिक हों। तो इस प्रकार से हमने अमेंडमेंट उसमें से किया था। दूसरा यहाँ पर देखिए, तो ये पहला जो अपना प्रावधान था किसके द्वारा था, जन्म द्वारा, ठीक है, जन्म से नागरिकता कैसे मिले। दूसरा देखिए नागरिकता प्राप्त करने का जो वो था वंशानुगत, या फिर हम कह सकते हैं इसको वंश परंपरा से, ठीक है, वंश परंपरा से। तो वंश परंपरा का मतलब ये है कि 26 जनवरी 1950 में से उस समय अगर कोई भारत का नागरिक था, या फिर मान लीजिए कि वो कहीं उसके दादा दादी नाना नानी वो अगर मान लीजिए कि भारत के नागरिक रहे हैं, तो उसके जो बच्चे होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। ये वंश परंपरा से दूसरी तरह से हम नागरिकता को अडॉप्ट कर सकते हैं। 5 तरीकों में से ये 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका एक होता है पंजीकरण से। तीसरा तरीका क्या है फ्रेंड्स, पंजीकरण से। तो पंजीकरण में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है और वो क्या कराता है, पंजीकरण कराता है कि भाई मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, और वो भारत में 5 साल से मतलब लगातार रह रहा है। वैसे इसका पूरा टर्म जो है वो 11 साल का था। तो इस हिसाब से अगर देखें तो कोई मतलब अगर व्यक्ति इस तरह से पंजीकरण के माध्यम से अगर चाहे तो भी वो नागरिकता क्या कर सकता है, पा सकता है। इसमें से चौथा प्रकार है देखिए देशीयकरण से। देशीयकरण से, तो देशीयकरण का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति है, जैसे अगर वो अपने किसी जिस देश के रह रहा है, जिस देश में, वहाँ की नागरिकता वो पूरी तरह से त्याग दे, फिर इसके बाद में वो भारत में लगातार मतलब 1 वर्ष से रह रहा हो और कुल मिला के वो 7 वर्ष रह चुका हो, तो देशीयकरण के माध्यम से उस व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ये होता है चौथा प्रकार। 5वां प्रकार है नागरिकता का फ्रेंड्स, जो है भूमि अर्जन के द्वारा। अब देखिए भूमि अर्जन का ये मतलब है कि अगर मान लीजिए हमने कोई कहीं की भूमि को अडॉप्ट कर लिया, जैसे एक अभी मैं संशोधन आपको बताना चाहूंगा कि 6वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, और इस 6वें संविधान संशोधन के तहत हमने क्या किया था कि बांग्लादेश से कुछ भूमि का हमने एक्सचेंज किया था। तो उस भूमि में रहने वाले जो व्यक्ति थे, पहले वो बांग्लादेश के लोग थे, लेकिन हमने उस भूमि को अडॉप्ट कर लिया, तो वो सारे के सारे कैसे हो गए, भारत के नागरिक हो गए। इसका मतलब ये कि भूमि अर्जन के माध्यम से भी कोई भी व्यक्ति जिस उस भूमि में रह रहा है, जिसको हमने अडॉप्ट किया है, तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5 तरीके हैं जिससे भारत के मतलब जिससे लोगों को नागरिकता भारत में प्रदान की जाती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत वह भारतीय कार्ड धारक जो प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकरण या पंजीकृत होने के लिए अर्ह हैं, उनमें से देखिए ये है कि एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह पितामही मातामह मातामही संविधान लागू होने से पहले भारतीय नागरिक थे। अब यहाँ पर देखिए ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 की बात की जा रही है, तो इसमें से भारतीय कार्ड धारक, तो भारतीय कार्ड धारक के लिए मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि देखिए 2003 में एक मतलब कि कमेटी बनाई गई थी एएल सिंघवी के द्वारा। तो एएल सिंघवी जो मतलब उस समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने मतलब ऐसे कुछ प्रावधान किए थे कि जो बाहरी लोग हैं लेकिन वो कभी भारत के नागरिक रहे हैं, तो उनको क्या किया जाए कि भारत की एक प्रकार से कुछ मात्रा में उनको लिबर्टी दी जाए, और लिबर्टी के रूप में
उनको भारत में मतलब आने जाने की सुविधा दी जाए। और वो चूंकि देखिए ये हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो बाहर लोग रह रहे हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, तो अगर हम उन्हें सुविधा देंगे तो वो भारत में आके कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसलिए 2003 में एक प्रावधान किया गया था एन आर मतलब कि एनआरआई का। एनआरआई के तो ठीक है अलग है देखिए, लेकिन अभी इसमें जो प्रावधान था 2003 में वो किया गया था एक पीआईओ का। इसका मतलब था पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, एनआरआई तो वो होते हैं जो भारत से बाहर जाके रह रहे होते हैं, काम के लिए गए होते हैं या किसी अन्य रूप से, उनको एनआरआई कहते हैं। तो पीआईओ का उसमें प्रावधान किया गया। पीआईओ मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के माध्यम से जो लोग भारत के नागरिक थे कभी, तो उनको हमने इस तरह से कुछ सुविधाएं दी थी इसके तहत। इसके बाद इसी में से आगे मतलब कि बदलाव कुछ किए गए। तो 2005 में देखिए 2005 में क्या किया गया कि एक ओसीआई का भी मतलब इसमें से वो लाए, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हम ये भी मतलब लाए। फिर इसके बाद में हमने क्या किया कि 2015 में पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन प्लस ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, अब मिला के हमने प्रावधान किए थे। तो उन्हीं प्रावधानों के बारे में यहाँ पर अधिनियम में बताया गया है। तो हमें ये याद रखना है कि 2003 से इसकी मतलब कि सिंघवी समिति के तहत ये सारे काम किए गए थे। यहाँ पर देखिए सही कथन इस प्रकार से हैं, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई तक अंतर्विष्ट किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि देखिए इनको कुछ विशेष सुविधाएं देने के लिए संविधान में अनुच्छेद जोड़े गए हैं 371 ए से लेकर 371 आई तक। तो इसमें से देखिए जो प्रदेश हैं वो हैं जैसे नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। तो इनको कुछ विशेष सुविधाएं देने के लिए ये अनुच्छेद संविधान में जोड़े गए थे। दोहरी नागरिकता का जो सिद्धांत है वो स्वीकार किया है किसने? अमेरिका ने। तो जैसा अभी हमने चर्चा की थी कि मतलब वहाँ राज्य की भी नागरिकता होती है और पूरे देश की भी नागरिकता होती है। तो ये होता है कहाँ पे? अमेरिका में। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने की सक्षमता जो है वो संसद के पास है। अब देखिए इसका मतलब ये है कि जिसमें नागरिकता में जो भी हमें नियम बनाने हैं तो वो जो पावर है वो राज्यों के पास नहीं है, वो सिर्फ केंद्र के पास है। और ये कहा गया है अनुच्छेद 11 में। अनुच्छेद चूंकि देखिए 5 से 11 के बीच के ये अनुच्छेद हैं, तो इनमें से अनुच्छेद 11 में ये कहा गया है कि नागरिकता से संबंधित जो भी नियम बनाने हैं तो वो सारे के सारे नियम बनाए जाएंगे संसद द्वारा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा CAA 2019 के बारे में। अब देखिए इसमें क्या किया गया था, इसमें ये कहा गया था कि मुख्यतः 6 समुदाय, उनमें से कौन कौन? जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। तो ये लोग अगर मतलब कि कुछ देशों के हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, श्रीलंका के हैं, अगर इस प्रकार मतलब इन देशों के लोग हैं और वो कौन कौन से हैं? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। अगर ये लोग हैं तो भारत में उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। नागरिकता उन्हें इसलिए प्रदान की जाएगी कि ये माना जाएगा कि वो वहाँ से क्या है कि धार्मिक शोषण से मतलब कि किसी तरह से सताए हुए व्यक्ति हैं और यहाँ पर आ गए हैं, तो उनको CAA के तहत नागरिकता दी जाएगी। अब यहाँ पर प्रावधान ये कर लिया गया था फ्रेंड्स कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो व्यक्ति इन देशों से आया है, ठीक है, और वो क्या हो? हिंदू, सिख, जैन मतलब बौद्ध, पारसी, ईसाई हो, अगर ये व्यक्ति ऐसा है तो उसे, अगर वो मतलब व्यक्ति आया है कब? 31 दिसंबर 2014 के पहले, तो उसको भारत का नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। और इसके तहत देखिए 5 साल ही हुए, मतलब कि चूंकि दिसंबर 2019 में हम नागरिकता दे रहे हैं और वो आए कब से हैं? 2014 से, ये 2014 के पहले। तो यहाँ पर देखिए 5 साल के ड्यूरेशन पे अगर वो यहाँ रह रहे हैं तो उनको हम नागरिकता दे रहे हैं, जबकि प्रावधान ये है कि 11 साल उनको रहना चाहिए।
दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर देखिए जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनको यहाँ पर आने का उस सीए के तहत प्रावधान नहीं किया गया था, तो इस वजह से इसका विरोध बहुत ज़्यादा लोग कर रहे थे। ये सारी चीज़ थी। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें ये भी की गई थी कि जो ये लोग हैं तो वो लोग जो हमारी ये कहें कि जो 7 स्टेट्स के जो राज्य हैं उनमें से जो छठी अनुसूची में राज्य रखे गए हैं, जैसे कि असम, ठीक है, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, तो इनमें उनको क्या किया जाएगा कि बसाया नहीं जाएगा, बाकी जगहों पे बसाया जाएगा। तो ये सीएए का प्रावधान किया गया था और ये 2019 में संशोधन करके, चूंकि ये संशोधन वही था, मतलब कि 1955 वाले में ही हम संशोधन किए थे फ्रेंड्स। तो ये थोड़ा सा सीएए के बारे में था। एक टर्म आता है एनआरसी, ठीक है, मतलब कि तो ये एनआरसी जो है जो कि असम में लगाया गया था, तो ये इसलिए लगाया गया था कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप था। ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप मतलब कि जो लोग वहाँ के नागरिक हैं तो वो वहाँ के उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये वाला प्रावधान किया गया था। तो सीएए और ये एनआरसी, तो एनआरसी असम से संबंधित था। तो फ्रेंड्स इसमें इतना ही। अगला जो अपना वीडियो रहेगा उसमें जो अपना अगला टॉपिक होगा वो होगा मूल अधिकार। तो मूल अधिकार वाला टॉपिक हम आगे इसमें से डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इससे काफ़ी जानकारी मिली होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा इसलिए के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।